Dear student, welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक वैदिक एज के बारे में। तो व्हाट इज द वैदिक एज? तो वैदिक एज वो काल है जब वेदों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जो वैदिक एज है, ये इसकी जो टाइमलाइन है 1500 से 600 बीसी, जिसमें आपका अर्ली और लेटर वैदिक कवर करेगा आपका। ये दो फेज में डिवाइडेड है, जिसमें आपका अर्ली वैदिक, जिसको हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहेंगे, एंड लेटर वैदिक। और ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखता है इंडियन सिविलाइजेशंस की इन टर्म ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लिटरेचर एंड कल्चर। आर्यन कंपोज्ड वेदा एंड डेवलप रिच ट्रेडिशंस ऑफ नॉलेज, रिचुअल एंड फिलोसफी। वेद की रचनाएं हुई यहाँ पे एक रिच ट्रेडिशंस, नॉलेज का, रिचुअल का, फिलोसफी का। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ स्टडी में आपकी वेद है, जिसमें आपके चारों के चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मणास, जिसमें आपका रिचुअल, सेक्रीफाइस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। अर्नेक्स में आपका फिलोसफिकल डिस्कशन एंड मेडिटेशन की बात होती है। उपनिषद्स में आपका फिलोसफिकल टीचिंग एंड थॉट्स की बात होती है। एंड वेदांग, ये बेसिकली 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन है वेद के। एपिक्स में आपका रामायण एंड महाभारत, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आपका साइट एंड आर्टिफैक्ट्स। 3 थ्योरी इसको सपोर्ट करती है, जिनमें से आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, गिवन बाय डेविड डब्ल्यू एंथनी एस्को, पार्पोला, मिशेल वेटजेल के द्वारा। इन्होंने ये कहा कि भी जो आर्यन है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर 1500 बीसी में आए हिंदू कुश माउंटेन पास से। जब हमारे यहाँ पे लेट हड़प्पन पीरियड चल रहा था, तो और उन्होंने यहाँ पे वैदिक कल्चर्स में अपना योगदान दिया। इंडिजिनस आयरन थ्योरी में यहाँ पे जो प्रोपोनेंट है श्रीकांत जी थालागिरी, कॉनराड एल्स बेबी लाल के द्वारा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुआ है, जब एंड बिफोर इट स्प्रेडिंग एल्सफेयर। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि भाई आर्यन जो है, इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, आक्रमण किया, बट मॉडर्न जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती, इसको रिजेक्ट किया गया। और ये थ्योरी जो मैक्स मुलर और मोर्टाइमर व्हीलर के द्वारा दी गई। तो तीनों में से मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है आपकी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये अभी डिबेटेड में है और इसको कंप्लीटली आज की डेट में रिजेक्ट किया जा चुका है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। अर्ली वैदिक पीरियड की जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो था, वो सप्त सिंधु रीजन था, जहां पे हमारी 7 नदियां, जिसमें आपका सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज। और अर्ली वैदिक पीपल मेनली पेस्टोरल थे, पशु रखते थे और सेमी नोमैडिक थे, और ये रहते थे सब सिंधु वाले रीजन्स में, लैंड ऑफ 7 रिवर। और धीरे धीरे ये ईस्ट में एंड आपका साउथ की तरफ फैल गए। वही सारा सारा एक्सपेंशन हुआ 1500 से 1000 बीसी के बीच में, जो अर्ली वैदिक कोल था। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या था अर्ली वैदिक में? जो सोसाइटी थी ट्राइबल बेस्ड थी, और बेसिक यूनिट थी कुल, जिसको हम फैमिली कहेंगे, ग्राम, उसके बाद बड़ी इकाई जिसको विलेज कहेंगे, विलेज के बाद आपका विस, क्लैन जिसको बोलते हैं, जना जिसको ट्राइब। मतलब जो बड़ी इकाई थी ट्राइब्स, जो उस टाइम पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनका जो मुखिया होता था उसको हम राजन कहते थे। ये एब्सोल्यूट किंग नहीं था, इसकी पावर लिमिटेड थी, वो बेस थी जो उस ट्राइब्स के जो लोग थे उनकी सहमति के ऊपर। राजा बेसिकली एक लीडर होता था, युद्ध में उनको प्रोटेक्ट करता था, अपने अपने कबीले के वासियों को, और डिस्ट्रीब्यूट करता था वेल्थ, जिसमें आपका कैटल एंड लैंड जो भी युद्ध में जो लूटा जाता था। नो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी सिस्टम था अर्ली वैदिक में। एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल था, कस्टम, ट्रेडिशन एंड पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। और उस टाइम पे 4 असेंबली काम करती थी, जो इंस्टीट्यूशन था जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को रन किया जाता था। इसमें सबसे पहले आता सभा, दिस वन इज सभा, SABHA, समिति, विद्धत एंड गना। सभा में काउंसिल था, एल्डर्स पीपल का, जो लीडिंग मैन थे, जो राजा को एडवाइज करते थे इंपॉर्टेंट मुद्दों में। समिति एक असेंबली थी, एक सभा थी, ग्रुप ऑफ पीपल था,
पॉपुलर लोगों का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी कह सकते हो, और इनके पास ये पावर थी, राजा के किसी भी डिसीजन को सहमति दे सकते थे और उसको रिजेक्ट भी कर सकते थे। विद्वत बेसिकली कंसर्न करता आपका अपॉइंटमेंट को लेके, किसी भी नियुक्ति को लेके, ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करता था डिफरेंट डिफरेंट पद के लिए, ड्यूटीज के लिए। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, वीमेन पार्टिसिपेशन बड़ा एक्टिव था विद्वत के अंदर, औरतों के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाता था। एंड लास्ट है गणा। गणा इज द ट्राइब्स, ये क्लैन बेस होता था, कॉमन इन सम ट्राइब्स एंड बेस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई बेस था वो था गणा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। उस टाइम पे जितने भी ट्राइब्स थे, जिसमें बड़े फेमस ट्राइब आपके आते थे, भरत, पुरु, यडु, तुर्वासु, अनु, द्रयु, तो ये जो ट्राइब्स थे, अब इनमें से एक ट्राइब्स था भरत ट्राइब, जिसका राजा था सुदास। तो सुदास और एक साथ राजा थे जिनका कन्फेडरेशन था, एक तरफ भरत ट्राइब्स का राजा सुदास था और एक तरफ 10 राजाओं का एक समूह था। इनके बीच में एक युद्ध हुआ रावी रिवर के ऊपर, जिसको पुरुषनी रिवर कहते थे एंशिएंट नेम। इस युद्ध के अंदर भरत ट्राइब्स की जीत हुई, बाकी राजाओं की हार हुई, और सुदास की जो मदद की थी विशिष्ट ऋषि के द्वारा और कन्फेडरेसी की मदद वसुमित्र के द्वारा, और सुदास ने 10 राजाओं को हरा दिया था अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के द्वारा और वैदिक गाइडेंस के द्वारा। तो ये विक्ट्री कहीं ना कहीं भारत जो ट्राइब थी, कबीला थी, इसके को महान बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब उस टाइम पे जितने भी कबीले थे या ट्राइब्स थी, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होते रहते थे, कैटल को लेके, वाटर को लेके, पेस्टोरल को लेके, लैंड को लेके। तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने 10 राजन बैटल है, जो भारत ट्राइब्स के और 10 राजाओं के बीच में हुआ। धीरे धीरे बाकी ट्राइब्स वीक होते गए, कुछ सब मर्ज हो गए। तो इस तरीके से जो ट्राइब्स अपने आप में मजबूत थे वो उभर के सामने आए, जिसमें से फेमस आपके सामने अभी मैंने भारत का जिक्र किया है। उस टाइम पे 2 टर्म थी, दास एंड दस्यु। दास बेसिकली वो लोग थे जो आर्यन लोग में से जो इंफीरियर पीपल थे, उनको दास कहा जाता है। दस्यु यहाँ पे इतिहासकारों के हिसाब से नेटिव कहा जाता है। दस्यु वो थे जो वैदिक वे ऑफ लाइफ को मानते ही नहीं थे, टोटली उन्होंने रिजेक्ट किया, और इनको आर्यन लोग अपना दुश्मन समझते थे। तो दास के प्रति थोड़ा रवैया नरम था, समटाइम पीसफुल था दास के प्रति, बट दस्यु के प्रति होस्टाइल था। इसमें से मैक्सिमम पीपल जो दास के थे वो हिस्सा बन गए थे आर्यन सोसाइटी का, बट दस्यु को कभी भी इन्होंने अपना पार्ट नहीं माना, उनको अनसिविलाइज ही कंसीडर्ड किया। सिंपल सी चीज है कि दास के साथ रवैया आर्यन लोगों का थोड़ा नरम था, इनके प्रति थोड़ा रवैया सख्त था, हेटर की भावना थी। तो ये दास था, और दस्यु, दास को हम स्लेव भी कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम यहाँ पे सोसाइटी अर्ली वैदिक की कैसी थी। अर्ली वैदिक सोसाइटी समानता के आधार पे थी, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम भी नहीं था, सभी पीपल एक समान दर्जे से थे, आपस में रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था जन्म के आधार पर। सोसाइटी जो थी लार्जली ट्राइबल बेस्ड थी और पेस्टोरल थी नेचर्स में। ऑक्यूपेशंस हेरिडिटरी नहीं था, पीपल अपनी मर्जी से वर्क चूज कर सकते थे। कॉपरेशन था, म्यूचुअल हेल्प था, कॉमनल वे ऑफ लिविंग था सोसाइटी का जो बेसिक या आधार। वर्ण सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वर्ण सिस्टम अगर हम बात करेंगे, जब आपका अर्ली वैदिक पीरियड अपने एंड पे था, तो एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक एज वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और वर्ण सिस्टम का जिक्र हमें ऋग्वेद के जो 10th मंडल है, जिसको हम बोलेंगे पुरुषसूक्त, उसमें इसका जिक्र मिलता है। टोटल अगर मंडल की बात करें ऋग्वेद में 10 मंडल है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कौन से मंडल में क्या है, और इंपॉर्टेंट मंडल को हम डिस्कस करेंगे। इस काल को ऋग्वेदिक काल ही क्यों कहा जाता है, वैदिक एज क्यों कहा जाता है कि इसको ऋग्वेदिक? क्योंकि इसी काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, और इंपॉर्टेंट जो सोर्स है इस काल के बारे में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी की इकोनॉमी, रिलीजन एंड कल्चर, एंड मोस्ट ऑफ नॉलेज जो है अबाउट दिस पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, केम फ्रॉम द ऋग्वेदा। इन ऋग्वेद वी ऑल्सो गोट द एविडेंस ऑफ द सीरियल्स एज ए गिफ्ट। अनाज को उस टाइम पे भेंट के तौर पे दिया जाता था, इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इवन यजुर्वेद आल्सो रेफर द गिफ्ट ऑफ द ग्रेन, काउ एंड हॉर्सेस। मतलब अगर कोई भी भेंट दी जाती थी किसी प्राइस को, किसी राजा को, उसमें वैल्यूएबल आइटम में गाय, घोड़ा और ग्रेन ही होता था।
तो ये दर्शाता है कि भले ही एग्रीकल्चर और अनाज प्रोडक्शन था, बट उनकी जो लाइफ थी वो मेनली पेस्टोरल थी। अभी भी वो जिसके पास जितनी गायें थी वो उतना वेल्दी कहलाता था। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था अर्ली वैदिक के अंदर? फैमिली जो थी ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट था, और जो मैन था वो फैमिली का जो मुखिया होता था, डिसीजन मेकर था। प्रॉपर्टी कॉमनली ऑन थी, और कुछ फैमिली, अगर हम बात करें फैमिली में जो बॉन्डिंग थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बट जो मैरिज कंसेप्ट था मोनोगेमस था, एक ही पत्नी की जो प्रथा वहां पे थी मोस्टली। बट कुछ अपर सोसाइटी में खासकर किंग या फिर वेल्दी पीपल में पोलोगाइनी एंड पोलीएंड्री प्रेवलेंट था। पोलीगाइनी जहां पे एक आदमी की काफी सारी पत्नियां, उसको हम कहेंगे पोलीगाइनी। एंड पोलीएंड्री जब एक औरत है उसके एक से ज्यादा पति। ये कुछ ट्राइब्स के अंदर ये प्रथा थी। विमेन का जो दर्जा कैसा था? हाई स्टेटस था अर्ली वैदिक काल के अंदर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ये रिलीजियस एक्टिविटी में और सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेती थी विमेन, और इनको इक्वल अवसर दिया जाता था इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। और जो काफी विमेन श्री है, ऋषि का है, उनके द्वारा काफी ऋग्वेद के हाइमन्स को भी कंपोज किया गया, श्लोक जिसको हम कहेंगे। सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, पितरशाही थी नेचर्स के अंदर। सती एंड पर्दा प्रथा यहाँ पे नहीं थी, अब्सेंट थी। चाइल्ड मैरिज ऑल्सो अब्सेंट, एंड वीमेन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो अभी हमने मेंशन किया है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को लेके। तो यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा सोसाइटी कैसी थी, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, वीमेन की दशा कैसी थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अर्ली वैदिक की इकोनॉमी कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी, मेनली कैटल रेयरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी उतना वेल्दी वो पर्सन कहलाता था। बार्टर सिस्टम, देयर वाज नो यूज ऑफ कॉइन, गुड एक्सचेंज फॉर अदर गुड, तो बार्टर सिस्टम था। प्रॉपर्टी प्राइवेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, सारी की सारी लैंड और अदर रिसोर्सेज कॉमन थे। जो वहां पे ट्राइब्स थी उनका इक्वल अधिकार था पूरी की पूरी लैंड के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर। प्रिमिटिव मेथड था एग्रीकल्चर्स का, और एग्रीकल्चर्स में उनकी मुख्य फसलें जो थी बार्ले जिसको यमम कहते थे, वीट गोधुमा कहा जाता था, और अदर क्रॉप्स में राइस जिसको व्रीही, पल्सीज एंड सीसेन। एट दैट पर्टिकुलर टाइम अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो टैक्सेशन की व्यवस्था, कोई भी ऐसा रेगुलर सिस्टम नहीं था टैक्सेशन का। लोग अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से राजा को भेंट देते थे जिसको हम कहते थे बलि। तो पीपल गिव बलि, जो बलि जो था ये वॉलंटरी ट्रिब्यूट था या फिर गिफ्ट था राजा को। नो आइडिया ऑफ कंपल्सरी टैक्स, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई आपको टैक्स देना मैंडेटरी ही है। और यहाँ पे एक टर्म यूज है वर्मन। वर्मन ये आपका जो संस्कृत वर्ड, इसका मतलब होता है आर्मर, कवच। जो कवच है योद्धा पहनते हैं, ये भी आयरन की देना, आयरन लेके आए थे। हिरण्या का मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड का टुकड़ा, और गिफ्ट में वो गायें, घोड़ा, वैल्यूएबल आइटम या ऑर्नामेंट वगैरह देते थे, खासकर प्राइस को या राजा को। एंड पीपल जो जनरली थे वो सिंपल थे, अपनी जरूरतों के हिसाब से सिंपल लाइफ जीते थे। एक आपस में खुशहाल जैसा वातावरण था। रिलीजन्स की अगर हम बात करेंगे, वो नेचर की पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि नेचर ही उनके लाइफ को कंट्रोल करती है, इनका ये मानना था। और मोस्टली जो गॉड थे उनको देवता कहते थे, और जो गॉड थे उनकी पूजा मोस्टली मंत्रों के द्वारा की जाती थी, जो ऋग्वेद में जिन मंत्रों का वर्णन था। हमें कोई भी यहाँ पे इडल वर्शिप की या टेम्पल सिस्टम का यहाँ पे एविडेंस नहीं मिला। मतलब वहां पे मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिरों में पूजा का कोई कंसेप्ट नहीं था। प्रकृति की डायरेक्ट पूजा करते थे, जिसमें से फेमस गॉड था इंद्र, सेकंड नंबर पे अग्नि, देन वरुण, मित्र, सूर्य एंड उषा जिसको हम बोलेंगे भोर देवी या गॉड ऑफ डाउन, गॉडेस ऑफ डाउन, सॉरी। अदर रिलीजियस फीचर की बात करेंगे, प्रेयर और सेक्रीफाइस जो थी, हमेशा भगवान को खुश करने के लिए वो प्रेयर करते थे, यज्ञ करते थे। मेन एम था उनका बारिश लाना, अच्छी हेल्थ, पशुओं के लिए, बच्चों के लिए, युद्ध में जीतने के लिए। और जो यज्ञ को परफॉर्म करता था उसको हम चीफ प्राइस्ट कहते थे, होतर या फिर होता। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो ऋग्वेद का फेमस प्राइस्ट होत्री जो अनुष्ठान करता था, यज्ञ करता था। और कंसेप्ट ऑफ सोल, रीबर्थ एंड कर्मा, इस काल में ये कंसेप्ट अभी इमर्ज नहीं हुए थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जिक्र हमें लेटर वैदिक का जो एंड था उसमें हमें जिक्र मिलता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, पेस्टोरल पीपल, वेल्थ इन काउ, जिसके पास जितनी गायें उतना ज्यादा अमीर आदमी। बार्टर सिस्टम, नो कॉइन सिस्टम, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, वॉलंटरी टैक्स जिसको बाली कहते थे। हिरण्या, गोल्ड के लिए वर्ड यूज होता था।
वर्मन आर्मर के लिए या कवच जिसको हम कहेंगे। यहां तक सभी को समझ आया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपका लेटर वैदिक काल, तो ये अर्ली वैदिक काल हमने आज तक पढ़ लिया। ये अर्ली वैदिक की जो व्यवस्था कैसी थी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या था। अब लेटर वैदिक का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। राजा, अब राजा का कंप्लीट यहाँ पे अथॉरिटेटिव सिस्टम आ चुका था, टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल आ चुका था। तो राजा को जो असिस्ट करता था पुरोहित, जो रिलीजियस एडवाइजर था, सेनानी आर्मी का मुखिया, महिषी राजा की जो फेमस इन्फ्लुएंस क्वीन, जो राजा के रॉयल अफेयर में उनका एक बहुत बड़ा रोल था, स्टैंडिंग आर्मी थी राजा की, वो युद्ध करते थे अब टेरिटरी। बट अर्ली वैदिक पीरियड में जो वॉर वाज फाउट फॉर द काउ, बट हियर वॉर वाज फाउट फॉर द टेरिटरी टू मेंटेन अथॉरिटी एंड टू एक्वायर द वेल्थ। एंड अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए वो रिचुअल एंड सेक्रीफाइस का सहारा लेते थे, जिसमें से फेमस आपका राजसूया, अश्वमेध, वज्रपेया। तो राजसूया में क्या था, राजा का अभिषेक करना ताकि राजा की जो सॉवरेनिटी है वो अपने साम्राज्य के ऊपर बनी रहे, संप्रभुता जिसको हम कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, जिस टेरिटरी तक घोड़ा जाता था, अगर किसी दूसरे किंगडम, जब किसी दूसरे राज्य के द्वारा उसको रोका नहीं गया, तो जहां तक घोड़ा रुकता था वहां उसका सॉवरेनिटी को माना जाता था, अपने राज्य के विस्तार के लिए इसको यूज किया जाता था। वज्रपेया में क्या था कि राजा जो अपना घोड़ा दौड़ाता था, मतलब यहाँ पे रथ रेस होती थी, और जिस में अगर किसी भी राजा का घोड़ा जीतता था तो वो सिंबलाइज था कि राजा की विक्ट्री का, प्रेस्टीज का एंड सॉवरेनिटी का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे वीमेन का स्टेटस कैसा था लेटर वैदिक में, अपोजिट था। अब वीमेन को उतनी आजादी नहीं थी जो आपकी अर्ली वैदिक में थी, कि अर्ली वैदिक में सभा समिति विद्युत में पार्टिसिपेट कर सकती थी, अपनी मर्जी से अपना वर चुन सकती थी, सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं था। बट यहाँ पे वीमेन का स्टेटस डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। अब वीमेन को सभा समिति अटेंड करने की परमिशन नहीं थी यहाँ पे। फैमिली स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल मेल डोमिनेंट था यहाँ पे, और प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज आ चुका था, बाल विवाह, सती प्रथा कॉमन हो चुका था, और डॉटर को अगर किसी के घर में बेटी ने जन्म लिया तो उसको बोझ समझा जाने लगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि औरतों की स्थिति यहाँ पे काफी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो चुकी थी। सोसाइटी की बात करेंगे, यहाँ पे वर्ण सिस्टम यहाँ पे रिजिड एंड स्टेबलाइज हो चुका था, जबकि अर्ली वैदिक में जो वर्ण सिस्टम का कंसेप्ट नहीं था, एंड में आया था, और वहां पे भी अगर समाज बटा हुआ था तो ऑक्यूपेशन के आधार पे था। बट यहाँ पे समाज जो था या वर्ण सिस्टम जो था वो बाय बर्थ था, जिसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण, जिसका काम था पूजा पाठ करना, पढ़ाना, सेक्रीफाइस करना, एडवाइस देना राजा को। क्षत्रिय का काम था रूल करना, प्रोटेक्ट करना पीपल को, वारफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड नंबर पे वैश्य, एग्रीकल्चर करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, एंड आर्टिसंस भी आता है इसमें। और फोर्थ शूद्र, जिसका काम था सर्व करना किसी अदर वर्ण को, मतलब ऊपर वाले तीन वर्णों को। अब यहाँ पे एक उपनयन का यहाँ पे जिक्र होता है। उपनयन में क्या होता था कि जब कोई भी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन लेता था तो सिर्फ यहाँ पे एक उसको सिंबलाइज करने के लिए उपनयन में एक सेकंड थ्रेड, जिसको जनेऊ कहते हैं, वो दिया जाता था। ये सिर्फ लिमिटेड था अपर थ्री वर्ण को। बट अगर हम बात करेंगे, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलाउड था, लेकिन शूद्र जो फोर्थ वर्ण था और वीमेन डिनाइड थी। वीमेन तो किसी भी वर्ग की हो, डिनाइड उपनयन का मतलब होता है एक सेकंड थ्रेड, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, वो धारण नहीं कर सकती थी। शूद्र नहीं कर सकता था, वीमेन नहीं कर सकती थी। वैसे मेनली इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, कैटल रियरिंग में, ट्रेड में, कॉमर्स, क्राफ्ट्स के अंदर। और यही जो लोग थे, वैसे कम्युनिटी ही खासकर जो थी राजा को टैक्स या कर देती थी, जिसका भी हमने जिक्र किया बाली की अगर हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे राजा को असिस्ट कौन करता था, पुजारी, सेनानी, मेन रानी जो थी, स्टैंडिंग आर्मी थी, टेरिटरी के लिए युद्ध लड़ा जाता था, अथॉरिटी रिचुअल एंड सेक्रीफाइस के द्वारा मेंटेन की जाती थी राजा के द्वारा। वर्ण सिस्टम का कंसेप्ट रिजिड आ गया था। अब जो वर्ण सिस्टम था बेस्ड ऑन द बर्थ, नॉट ऑन द ऑक्यूपेशंस, और वैसे कम्युनिटी पेड करती थे टैक्सेस टू द किंग। स्टेटस ऑफ विमेन डिक्लाइन, और मोर पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई थी। चाइल्ड मैरिज जो थी यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या था कि जो आपका कॉमन थी, यहाँ पे अब्सेंट नहीं थी। बाल विवाह की प्रथा आ चुकी थी, सती प्रथा आ चुकी थी। आई थिंक स्टूडेंट यहां तक सभी को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर, सोसाइटी पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल। हाउस होल्ड एक्टिविटी को ज्यादा स्ट्रक्चराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज किया गया। पोलीगाइनी, एक मैन एक से ज्यादा पत्नियां, ये अपर सोसाइटी के अंदर बड़ा प्रेवलेंट था। पोलियंड्री कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो चुका था, मतलब वीमेन को तो आजादी नहीं थी, सिर्फ
पुरुष डोमिनेंट होता गया, एक पुरुष उसकी काफी सारी पत्नियां। यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट प्रेवलेंट था और आइडिया ऑफ गोत्र क्लैन बेस्ड, मतलब एक ही मेल एंसेस्टर, एक ही वंशज की औलाद, ये गोत्र कंसेप्ट निकल के आया। और सेम गोत्र के अंदर मैरिज अलाउड नहीं था। और गोत्र का मतलब क्या होता है? लिनेज, मतलब थ्रू मेल, जैसे हमारे पूर्वज हैं, दादा परदादा, हम उसकी औलाद हैं, आगे से वो एक ट्री के फॉर्म में फैलता गया, तो सभी सेम गोत्र को भाई बहन माना जाता है। और सेम गोत्र के अंदर मैरिज अलाउड नहीं है, ये सभी को पता है। मदर फादर एंड ग्रैंड मदर के सेम गोत्र के अंदर मैरिज नहीं करते, क्योंकि भाई बहन का यहाँ पे दर्जा दिया जाता है। इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी, प्रिमिटिव तरीका था अभी भी, बट थोड़ा सा टूल में एडवांसमेंट आ गई थी। अब खेती को लकड़ के हल जो थे, वुडन प्लो आ चुके थे। क्रॉप्स में राइस एंड व्हीट बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मिक्स फार्मिंग थी, खेती के साथ साथ कैटल रेयरिंग लेटर वैदिक में आ चुका था। जो थी अब लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ चुका था। लैंड वाज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, जिसके ऊपर विस, जो विस था उसका यहाँ पे पार्टिसिपेटरी राइट था, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी क्लैन मिलजुल के काम कर रही है, उनका सभी का वहां पे पार्टिसिपेटरी राइट था कि कौन कितना काम कर रहा है। तो वहां से जो भी उपज पैदा होती थी वो कॉमनली सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, मतलब उस पर अपना गुजर बसर करते थे। ट्रेड एंड ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे, यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। श्रेणी मतलब एक व्यापारी वर्ग आ चुका था, एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट या फिर आर्टिसंस, उनके हितों के सिक्योर करने के लिए। टैक्सेशन, वही वैश्य कम्युनिटी जो बनिया कम्युनिटी थी, राजा को टैक्स देती थी, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने संग्रहित्र को लगा दिया था, टैक्स कलेक्टर। हमें कोई एविडेंस नहीं मिलते कॉइन के अभी भी। हमें अगर मेटल की बात करें, कॉपर, टीन, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड लेड प्रेवलेंट था। और अंत तक हमें यहाँ पे कहेंगे कि अगर लोहे के बारे में अगर पता चला, तो आयरन के बारे में अगर पता चला एट द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, खासकर विदिशा या मिथिला वाले क्षेत्र के अंदर। कहने का मतलब लोहे के बारे में नॉलेज जो लेटर वैदिक का जब अंत काल चल रहा था तभी उसके बारे में पता चला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन पोइट्री, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री। अगर वैदिक पोट्री के ऊपर क्वेश्चन आता तो आपने पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री को आपने यहाँ पे लिखना है। ये फाइन व्हील मेड और ग्रे कलर की पोट्री थी, जिसके ऊपर ब्लैक पेंटेड डिजाइन था, लाइक दैट। वीविंग वेल डेवलप्ड था, कॉटन एंड वुलन के क्लोथ यूज होते थे। अदर क्राफ्ट की बात करेंगे, अदर क्राफ्ट में आपका लेदर वर्क, पोट्री, कारपेंट्री बड़ा कॉमन था। और वुड मेन मटेरियल यूज होता था घर बनाने के लिए, अंदर क्राफ्ट, रथ बनाने, फर्नीचर, हल बनाने के लिए। और जो ऑर्नामेंट, बीड, बैंगल, ये बड़ा कॉमन यूज होता था। डेली लाइफ में म्यूजिक, डांस का एक बहुत बड़ा रोल था, खासकर सामाजिक और धार्मिक लाइफ के अंदर। जो घर थे वो कच्चे थे, घास फूस और मिट्टी से बनाए जाते थे। ये सोसाइटी सामाजिक सिस्टम था। इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली, एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी अच्छे तरीके से, क्योंकि वुडन हल आ चुके थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा खेत की जुताई इजी पॉसिबल हो चुका था, एग्रीकल्चर फ्लोरिस्ट हुआ। राइस फीट इंपोर्टेंट एंड मिक्स फार्मिंग का कंसेप्ट, बार्टर सिस्टम कंटिन्यू। टैक्स पेड वैसे कम्युनिटी के द्वारा किया जाता था। नो एविडेंस ऑफ कॉइन। मेटल में कॉपर, टिन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, लेड एंड आयरन आपके एंड में मिला। एंड पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, म्यूजिक, डांस एंड ऑर्नामेंट एंड घास फूस और मिट्टी के घर जो थे। तो यहां तक सभी को पता चला स्टूडेंट, कोई डाउट यहां तक? अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, लेटर वैदिक काल की रिलीजियस ट्रेंड। अब रिलीजियस ट्रेंड यहाँ पे जो थे, यज्ञ वो काफी एलेबरेट हो चुके थे, टाइम कंज्यूमिंग मतलब कॉम्प्लेक्स हो चुका था। अब यहाँ पे पुरोहित जो था यज्ञ को परफॉर्म कर रहा था, उसकी इंपोर्टेंस बढ़ गई थी सोसाइटी के अंदर। अब ये जरूरी हिस्सा बन चुका था, अगर कोई भी आपको यज्ञ करवाना तो आपको बदले में दक्षिणा देनी पड़ेगी प्राइस्ट को। लार्ज रॉयल सैक्रिफाइस में, जिसे राजसूया, वजपेया एंड असमेध, ये बड़े पॉपुलर हो गए थे। वर्शिप अब धीरे धीरे शिफ्ट हो चुकी थी, मतलब पहले मंत्रोच्चारण से काम चल जाता था अर्ली वैदिक में। अब कहा कि मंत्रों के साथ साथ आपको रिचुअल बेस्ड प्रैक्टिस भी यहाँ पे प्रेवलेंट हो चुकी थी, जैसे मतलब अनुष्ठान के दौरान आहुति देना, उसमें कुछ सामग्री डालना, एक प्रॉपर प्रोसीजर्स है। अब यहाँ पे जो दूसरे टाइप के गॉड आ गए थे, जैसे प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। अब यहाँ पे जो नेचुरल गॉड थे, लॉर्ड, अग्नि, वायु वगैरह, मित्र, सन, उनकी इंपोर्टेंस कम हो गई थी। इंद्र, वरुण एंड अग्नि डिक्लाइन। फिलोसफिकल आइडिया, आत्मा, ब्रह्मा, अगर ब्राह्मण की बात करते हैं, कर्मा एंड मोक्ष, ये डेवलप होने स्टार्ट हो चुके थे इन उपनिषद के टाइम पर, लेटर वैदिक काल के एंड के ऊपर।
दक्षिणा में जो मोस्ट गिफ्ट होता था गाय, गोल्ड के आइटम, होस, क्लोथ या ऑर्नामेंट, और हमें कहीं पे भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला मूर्ति पूजा का। अभी भी रिलीजन्स क्लोजली लिंक था रॉयल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल पावर से। और वैदिक लिटरेचर्स की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक लिटरेचर्स में हम जिक्र करते हैं श्रुति एंड स्मृति। श्रुति का मतलब होता है जो सुना हुआ, स्मृति का जो मतलब स्मरण, याद रखा हुआ। श्रुति एक बेसिकली डिवाइन रिविलेशन है, डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड, जबकि स्मृति है इसको कंपोज किया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, ह्यूमन, ये ह्यूमन कंपोजिशन है। लेकिन श्रुति में आएगा आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बल्कि आपका स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण एंड धर्मशास्त्र। सिंपल सी बात है, श्रुति जो डायरेक्ट वर्ड या शब्द फ्रॉम द गॉड, एंड स्मृति जो ऋषियों के द्वारा आगे बताई गई बातें थी उनको स्मरण किया गया, फिर बाद में उनको लिखा गया। तो वेद की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे 4 वेद, सबसे अर्लीस्ट वेद, ओल्डेस्ट वेद आपका ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल का जिक्र है और 1028 हाइमन है और 10,600 वर्सेस है आपका, मेनली डेडिकेटेड आपके नेचुरल गॉड को। सामवेद को अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे वेद ऑफ मेलोडी का मेलोडी कहा जाता है, संगीत से रिलेटेड आपका, ठीक है। और इसमें काफी सारा जो वर्सेस की अगर हम बात करेंगे, ऋग्वेद से लिए गए वर्सेस का मतलब यहाँ पे श्लोक कह लो, शब्द कह लो यहाँ पे। और इसका जो प्राइस था, जो मेन फेमस प्राइस, वो उद्गत्री था, जो सेक्रीफाइस को परफॉर्म जिसके द्वारा किया गया। और इसी ने हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की नींव रखी, फाउंडेशन ऑफ जो भारतीय साहित्यिक संगीत की। यजुर्वेद बात करता आपका सेक्रीफाइस फार्मूला की, भाई आपने कोई भी सेक्रीफाइस एक्टिविटी करनी है, उसका प्रोसीजर्स क्या है, सिद्धांत क्या है, फार्मूला क्या है, कि आपने यज्ञ को कैसे परफॉर्म करना है, उसका प्रोसीजर्स बताता है। और इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसका प्राइस जो था अध्वर्यु प्राइस है। आगे भी मैं डिस्कस करूंगा कौन से वेद के साथ कौन सा प्राइस जुड़ा हुआ है, पुजारी जिसको हम कहेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, व्हाइट यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ब्लैक। और लास्ट में आता आपका अथर्ववेद, इसमें हम बात करते हैं हाइमन्स की, चार्म्स की, प्रेयर की, हीलिंग फॉर्मूला, जादू टोना, शुभ अशुभ की बातें, मेडिसिन, हाउस होल्ड रिचुअल, एवरीडे लाइफ। और इससे हमें जो अथर्ववेद है, लास्ट वेद से हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है लेटर वैदिक काल के। तो यहाँ पे हमने चारों के चारों वेदों के बारे में पढ़ा। सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद, यंगेस्ट आपका अथर्ववेद, और गायत्री मंत्र जिसको हम पढ़ते हैं वो आपके ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है, 3rd में। सोम हाइमन आपके ऋग्वेद के 9th मंडल में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, जो इंपोर्टेंट फैक्ट किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। वर्ण का जो जिक्र है ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है, 10th मंडल, लेकिन कौन सा सूक्त, पुरुष सूक्त। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कौन से मंडल में आएगा, 10th मंडल में, बट कौन सा सूक्त, नासदिया सूक्त। कुछ बुक में या कुछ जगह आपको नाड़ी सूक्त भी देखने को मिलेगा। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो ओरिजिन कैसी हुआ, उत्पत्ति कैसी हुई। तो वी कैन से दैट कि जो लेटर वैदिक काल रहा आपका 1000 to 600, इसमें हमने देखा कि समाज के अंदर सिस्टम कैसे कंसोलिडेटेड हुआ, कैसे एग्रीकल्चर से ग्रो हुई, डेवलपमेंट कैसे हुआ क्राफ्ट का, ट्रेड का, और ट्रांजिशंस कैसे हमारी जो सोसाइटी सिंपल से अर्ली वैदिक से आपकी लेटर वैदिक में कैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई, ये हमने अभी देखा। यहां तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेटर वैदिक में आपका वैदिक लिटरेचर, श्रुति स्मृति के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्राह्मण्स क्या होता है। ब्राह्मण इज बेसिकली, ये जो है हर एक वेदा को ये ब्राह्मण एक्सप्लेन करते हैं, कि भाई ब्राह्मण एक्सप्लेन करता है श्लोक को, रीति रिवाज को, यज्ञ को, उनका मतलब क्या है, डिटेल में सिंबॉलिक मतलब क्या है। तो हर वेद के साथ ऐसे ब्राह्मण जुड़ा हुआ था। यू कैन सी दैट, मतलब उस वेद का मतलब एनालिसिस करना, उसको खुल के बताना, क्योंकि वेदों में तो मंत्र थे, अब मंत्र आम आदमी को तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है, तो ब्राह्मण उसका एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, इन्होंने रिचुअल को फोकस किया, यज्ञ को, उनके सिंबॉलिक मीनिंग को। सामवेद का ब्राह्मण पंचविंश एंड जैमन्या, इसमें भी रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में बताया हुआ। सामवेद के रिचुअल्स क्या क्या है, कैसे आपने सेक्रीफाइस करना है। यजुर्वेद के ब्राह्मण सतपथा ब्राह्मण, तैतरेय एंड कथक ब्राह्मण, इसमें डिटेल हमें यज्ञ और रिचुअल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है। और अथर्ववेद का फेमस ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, इसमें हमें कॉस्मोलॉजी के बारे में, फिलोसफिकल आइडिया के बारे में, रिचुअल्स के बारे में
पता चलता है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक उपवेद, उपवेद बेसिकली क्या है, ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अप्लाइड साइंसेज। जैसे मतलब ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसमें हमें मेडिसिन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है, वैद का कैसे इलाज किया जाता है। सामवेद, इसका जो उपवेद है आपका गंधर्ववेद है, इसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फाइन आर्ट के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में धनुर्वेद है इसका उपवेद, इसमें आपकी जो युद्ध की नीति में जो आर्ट को सीखना, तीर अंदाजी कैसे करनी है, मिलिट्री आर्ट कैसे करना, आपको सैन्य प्रशिक्षण कह सकते हैं सिंपल वे में। अथर्ववेद का आपका आएगा यहाँ पे स्टूडेंट शिल्प वेद, आपका SHILPA शिल्प वेद। इसमें आर्किटेक्चर्स है, कंस्ट्रक्शन है, स्कल्पचर है, टाउन प्लानिंग है, नगर की व्यवस्था कैसे करनी है, आर्किटेक्चर्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये सारा सारा आपका अथर्ववेद के जो उपवेद है आपका शिल्प वेद, उसमें जिक्र मिलता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, ब्राह्मण जो अभी हमने पढ़ा, हर वेद के साथ कुछ ना कुछ ब्राह्मण अटैच है, अभी हमने पढ़ा पीछे। ब्राह्मण किसको डिस्क्राइब करता है, वही प्रोसीजर, सेक्रीफाइस का, ड्यूटी का, प्राइस की ड्यूटी क्या बनती है, इन रिचुअल का जीवन में क्या महत्व है और रिजल्ट्स क्या है इनका। इसमें स्टोरी है, लेजेंड्स है, डायलॉग है, मोरल टीचिंग्स है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जॉस्टिव ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण किससे अटैच है, यजुर्वेद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब उस टाइम पे क्या था कि भाई ब्राह्मण का जो लेटर वैदिक में ओहदा बढ़ गया था, अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में थोड़ा कंफ्लिक्ट अराइज हुआ। ब्राह्मण कहते कि भाई वर्ण सिस्टम में हम बड़े, क्षत्रिय कहता कि मैं बड़ा, कि भाई मैं राज्य चलाता हूं, मैं युद्ध लड़ता हूं, आप तो रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे पंचविश जो ब्राह्मण था, जो आपका सामवेद के साथ अटैच था, इसने कहा कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण से बड़ा है। बट शतपथ ब्राह्मण जो एग्जॉस्टिव ब्राह्मण रहा यजुर्वेद का, इसने कहा कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय से बड़ा है। बट इन दोनों चीजों को बैलेंस किया तो ऐत्रेय ब्राह्मण ने किया, और ऐत्रेय ब्राह्मण अगर हम बात करेंगे आपका यजुर्वेद से कनेक्टेड है। इसने कहा कि भाई जो ब्राह्मण है ना वो रिलीजियस अथॉरिटी में बड़ा है, जो राजा है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी में बड़ा है। मतलब यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण ने कहा कि दोनों को दोनों अपने दायरे में सुप्रीम है। ब्राह्मण जो है, पुजारी जो है, वो रिलीजियस एक्टिविटी में सुप्रीम है, लेकिन जो राजा है, क्षत्रिय है, जो रूल करता है, कि भाई वो तो पॉलिटिकल अथॉरिटी में बड़ा है। तो यू कैन से दैट कि उपवेद और ब्राह्मण जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल एंड रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ वैदिक, भी प्रैक्टिकली इनका क्या महत्व है, कैसे रिचुअल को आपने परफॉर्म करना है, कैसे देखना है। जबकि आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अरण्यकास और उपनिषद ये फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज को फोकस करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, फिलोसफिकल दर्शनवाद की अगर हम बात करें, इसको फोकस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अरण्यकास की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये वो फॉरेस्ट बुक है जो जंगलों में बैठ के लिखी गई। ये बेसिकली ब्रिज है आपका, ब्राह्मणास जो अभी हमने पढ़ा, और उपनिषद, दो कड़ियों के बीच में अगर कोई कड़ी जोड़ेगी तो अरण्यकास उसको जोड़ता है। ये एम्फेसाइज फोकस करते हैं मेडिटेशन के ऊपर, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, जो रिचुअल है भाई उसका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। और ये बेसिकली स्टडी किए गए वनप्रस्थ के द्वारा, जो खासकर फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगलों में रहते, जैसे ऋषि मुनिया जंगल में बैठ के इनके द्वारा लिखी गई। इसमें हमें फिलोसफिकल आइडिया मिलेंगे जो बाद में आधार बने किसका, मतलब अरण्यकास के अंदर जो फिलोसफिकल आइडिया जो हमें जो पता लगा, वो आधार बने बाद में उपनिषद के फिलोसफिकल आइडियाज की। आई थिंक सभी स्टूडेंट को अरण्यकास का पता चला कि जो फॉरेस्ट बुक जो जंगलों में लिखी गई वन के अंदर। उपनिषद की बात करेंगे, उपनिषद कंक्लूडिंग पार्ट है, वैदिक लिटरेचर कंक्लूडिंग, जब आपका वेद अपनी समाप्ति की तरफ था, मतलब एट द एंड एज पे था। ये हमने बोला भी फिलोसफी के बारे में जिक्र करता है। अभी हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक में, अब मतलब यहाँ पे उपनिषद से पहले, इनसे पहले आत्मा का, कर्म का, मोक्ष का कोई जिक्र नहीं था। बट उपनिषद ने आत्मा का, ब्राह्मण का, कर्म एंड मोक्ष एंड नॉलेज का यहाँ पे जिक्र किया। मतलब इन्होंने कहा कि आत्मा भी कोई है, कर्म भी कोई चीज है, मोक्ष भी कोई है। बट यहाँ पे इससे पहले वैदिक काल के अंदर अगर हम बात करेंगे, अर्ली वैदिक में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता था। टोटल उपनिषद कितने हैं, 108, जिसमें से 13 मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन्हीं उपनिषद की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये बाद में फिर जैसे आपका अरण्यकास जो है,
ये आधार बने उपनिषेध का। ऐसे ही उपनिषेध बाद में आधार बने किसका? वेदांत का। मतलब सिस्टमेटिकली चल रहे हैं आपके, पहले ब्राह्मणास, फिर अरंकास, फिर देन आपका उपवेद की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी वेदांत की, ठीक है, वेदांत की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये किसका आधार बनते हैं? वेदांत फिलोसफी का। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पे वेदांत फिलोसफी का मतलब, यहाँ पे ब्राह्मण और उपवेद के बीच में कड़ी है अरंकास, और उसके बाद जो उपनिषेध है, इसकी जो फिलोसफिकल थॉट है, ये आगे जाके किसका आधार बने? वेदांत का। अब जैसे हम बात करेंगे सत्यमेव जयते, हमारा नेशनल एम्बलम है, ये कौन से उपनिषेध में आता है? मुंडक उपनिषेध। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया। मुंडक उपनिषेध, सत्यमेव जयते। अब आश्रम की बात करते हैं। आश्रम क्या होता है? जैसे ह्यूमन लाइफ को हमने 4 स्टेज में बांटा है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके किसी भी इंडिविजुअल की, सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे 3 आश्रम का जिक्र आपके छंदोग्य उपनिषेध में मिलता है, लेकिन 4 आश्रम का जिक्र आपका जबाला में मिलता है। 3 कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। बट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैदिक काल के अंदर 4 आश्रम एप्लीकेबल नहीं थे, सिर्फ अपर 3 वर्ण के लिए अलाउड था, विमेन के लिए अलाउड नहीं था, ना ही शूद्र के लिए। ये जो आश्रम कंसेप्ट की जो बात हुई है, इट अप्लाइड ओनली टू द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड द वैश्य। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वेदांत। वेदांत आपका एंड ऑफ द वेदा, वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ पे नाम ही डिपिक्ट कर रहा है, वेद अंत, वेद का अंत। वेदांत का मतलब है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो वेद है ना, जो ये शिक्षाएं वेद में लिखी, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ में इसका महत्व क्या है, कहना क्या चाहते हैं भाई। तो वेदांत यहाँ पे बेस्ड है उपनिषेध के बारे में, मैंने अभी पीछे बताया। ये हमें इंपॉर्टेंस देता है नॉलेज की, रिचुअल्स की, और क्रिटिसाइज करता है बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस एंड रिचुअलिज्म की। इन्होंने कहा कि भाई हद से ज्यादा सेक्रीफाइस, यज्ञ करना, रिचुअल करना, कॉम्प्लेक्स नेचर का होना, जिसके खिलाफ लोगों में क्रेज भी आया बाद में, तभी तो आपका बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया। ठीक है, अब उन्होंने उन रिचुअल्स के दौरान ना ही कोई आत्मा का कंसेप्ट था, ना ही कर्म का। तो उन्होंने कहा कि भी वेदांत में कि भाई एक्सप्लेन किया, आत्मा को भी एक्सप्लेन किया, कर्म को, रिबर्थ को, मोक्ष को। तो ये फिलोसफिकल बेसिस है। बाद में किसका फिलोसफिकल बेसिस बनी है? हिंदू स्कूल, अद्वैत, विसद्वैता, द्वैता, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे सभी को ये पता चला कि भाई वेदांत क्या है। ऐसी वेदांग, वेद के अंग। वेदांग बेसिकली यहां पे क्या दर्शाता है? अंडरस्टैंड करता है करेक्टली परफॉर्म वैदिक ट्रेडिशंस, कि भाई आपने श्लोक का, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, इसमें व्याकरण का भी जिक्र आता है। ठीक है, ये ह्यूमन ओरिजिन है, वेदांग इज ह्यूमन ओरिजिन। टोटल 6 वेदांग है, जिसमें आपका शिक्षा, फेनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन की बात करता है, उच्चारण कैसे करना है। छंद आपका वैदिक मेटर्स की बात करता है। व्याकरण आपका ग्रामर की बात करता है। निरुक्त आपकी मीनिंग है, वैदिक वर्ड का, टाइमोलॉजी की बात करता है। कल्प, रिचुअल एंड सेक्रीफाइस का प्रोसीजर्स क्या होगा। और ज्योतिष बात करता है, आपका एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, कैलेंडर की बात करता है, टाइमिंग ऑफ रिचुअल्स की बात करता है। तो कहने का मतलब ये वेद के अंग है, इनके बगैर अगर आप देखोगे वेद के ऑब्जेक्टिव को आप नहीं समझ सकते। अगर मंत्र भी उच्चारण करना है, उसका एक लयबद्ध तरीके से उच्चारण किया जाता है, तो ये सारे के सारे वेदांग है, वो वेद को पढ़ने में और समझने में मदद करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर हम यहाँ पे क्विक फैक्ट में देखेंगे, हम यहाँ पे जो वेदांत था उसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके मेजर सोर्स आपके उपनिषेध, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र है, और मेन एम है सेल्फ रियलाइज करना, अपने आप को जानना एंड मोक्ष की प्राप्ति। जो वेदांत ने बताया कि भाई अब जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद है, इनका मकसद क्या है, तो सारा का सारा। ठीक है, कल्प में क्या इंक्लूड है? यहाँ पे जो हमने कल्प पढ़ा, ये लिखा है श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। नोट इंपोर्टेंट, किसी ने नाम याद करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट में पढ़ेंगे टर्म, कुछ टर्म्स का यहाँ पे जिक्र किया गया वेद में। गण आपका ट्राइब्स की हमने पीछे ही पढ़ा। वर्थक व्यापारी को कहा जाता है। निष्का वैदिक काल में गोल्ड ऑर्नामेंट जो यूज होते थे, या गोल्ड का टुकड़ा। भागादुगा जो टैक्स कलेक्ट करता था। गव्यूति डिस्टेंस को मेजर किया गया बाय द मूवमेंट ऑफ काउ, ये उस टाइम की इकाई थी दूरी को मापने की। नियोग में क्या था कि अगर कोई विडो है, मतलब उसका
उसको किसी अपने पति के छोटे भाई के साथ उसकी मैरिज कर देना, इसको नियोग कहते थे। ठीक है। वह बीजना, सोइंग द सीड, एंड गोधूली जो गाय के चलने से धूल उठती है, तो इससे वो टाइम को मापते थे, टू मेयर द टाइम। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ऑन द यूट्यूब चैनल एसके मिशन नेक्स्ट जेन। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बुद्धिज्म होगा। तब तक के लिए बाय टू एवरीवन।